इससे पूर्व हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक द्वंद्व का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लेंगे कार्ल मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत है, जो उसके आर्थिक सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहला उसका सिद्धांत है, हम लेंगे मूल्य का श्रम सिद्धांत। मार्क्स ने मूल्य का जो श्रम सिद्धांत दिया है वह उसकी मौलिक देन नहीं है ना। मार्क्स परंपरावादियों विशेष करके रिकार्डो से बहुत ही प्रभावित था और मार्क्स से पूर्व श्रम सिद्धांत के विचार एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस तथा मिल जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री दे चुके थे, परंतु वे उसकी व्याख्या मार्क्स के समान नहीं कर सके। मार्क्स ने जो है श्रम सिद्धांत की व्याख्या अपने तरीके से की। इसके लिए उसने जो है मूल्य का जो आधार है वो श्रम को माना। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती समाजवादियों तथा परंपरावादियों की तरह केवल इतना ही नहीं कहा कि श्रम मूल्य का कारण एवं माप है, बल्कि उसने कहा कि श्रम मूल्य का कारण एवं माप ही नहीं बल्कि उसका आधार या उपादान सब्सटेंस भी है। इससे स्पष्ट है कि मूल्य का एकमात्र आधार श्रम ही है। परंपरावादियों की तरह से मार्क्स ने सिद्धांत की व्याख्या करने से पूर्व मूल्य को दो भागों में बांटा था, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। मूल्य का यह भेद बहुत प्राचीन है। मूल्य का यही भेद प्रारंभ में अरस्तु ने भी किया था, परंतु मार्क्स ने इस भेद को नया जीवन प्रदान किया। मार्क्स ने उपयोग मूल्य की अपेक्षा विनिमय मूल्य को अधिक महत्व दिया। उपयोग मूल्य के संबंध में मार्क्स ऐसा मानता था कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा से संबंधित है। एक वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति के लिए अधिक हो सकती है जबकि दूसरे के लिए कम हो सकती है, तो उपयोग मूल्य घटता और बढ़ता रहता है। यदि वस्तु का विनिमय उपयोग मूल्य के आधार पर किया गया तो इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होगी। तो विनिमय मूल्य ही विनिमय का आधार होना चाहिए। तो विनिमय मूल्य किस पर आधारित होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्क्स का ऐसा कहना था कि श्रम पर ही आधारित है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि मूल्य मानवीय श्रम का प्रतिफल है। मूल्य मानवीय श्रम का प्रतिफल है। वैल्यू इज ए मेयर कॉन्ग्लेशन ऑफ होमोजीनियस ह्यूमन लेबर। तो वस्तुतः दोनों प्रकार के मूल्यों का आधार श्रम ही है, परंतु उपयोगिता मूल्य एक व्यक्तिगत धारणा है और उसका आधार व्यक्तिगत श्रम है। विनिमय मूल्य एक सामान्य धारणा है और उसका आधार सामाजिक श्रम है। जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका हूं कि मार्क्स ने दोनों मूल्यों की व्याख्या की है, परंतु उसने अपना पूरा ध्यान जो है विनिमय मूल्य पर ही निर्धारित किया है। दूसरा, फिर वो कहता है कि मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। श्रम सभी वस्तुओं में पाया जाता है, तो श्रम के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं कि वह समान चीज क्या है जिसके कारण पलंग यानी बेड्स का मूल्य एक मकान के बराबर आंका जाता है। अरस्तु का ऐसा कहना है कि ऐसी कोई वस्तु यथार्थ में नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? पलंगों से तुलना करने में मकान अवश्य ही किसी ऐसी चीज का संकेत करता है जो मकान और पलंगों दोनों में ही है। ये सामान्य चीज है मानव श्रम, यानी मकान भी मानव ने बनाया और पलंग भी मानव ने बनाया है। तो मार्क्स इस कथन के आधार पर कहता है कि हम श्रम की मात्रा को कार्य के घंटों द्वारा माप सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु को बनाने में जितना श्रम लगता है उसी के बराबर उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे एक मकान को बनाने में 2000 घंटे लगते हैं, जबकि उसी श्रमिक को एक पलंग बनाने में 10 घंटे का समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में एक मकान बराबर 200 पलंगों के श्रम के बराबर हुआ। तो इस प्रकार से वस्तुओं का जो विनिमय मूल्य है वो श्रम लागत के आधार पर होना चाहिए। तो मार्क्स के अनुसार विनिमय की ये जो दर है वो प्राकृतिक और स्थायी है। विनिमय की जो दर प्रारंभ में तय होती है उसमें अल्पकालीन परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु अंत में प्रारंभिक विनिमय दर ही स्थिर विनिमय दर होगी। एक अन्य उदाहरण से भी इस बात को हम स्पष्ट कर लें कि मान लें अ वस्तु के उत्पादन में 10 घंटे और ब वस्तु के उत्पादन में 5 घंटे का समय लगता है, तो विनिमय की जो प्राकृतिक दर है वो होनी चाहिए 2ब बराबर 1। अब किसी कारण से बाजार में इन दोनों वस्तुओं की विनिमय दर 1 बराबर 1ब हो जाती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अ के उत्पादन में श्रम का दुगना भार खर्च हुआ, तो अ के उत्पादन का श्रम ब में आने लगेगा, ब की पूर्ति बढ़ जाएगी और अ की पूर्ति घट जाएगी और फिर पुरानी विनिमय दर 2b = 1a तय हो जाएगी। तो उसने इस प्रकार से अपना सिद्धांत दिया कि श्रम के मूल्य के रूप में
हम जो है वस्तुओं को उसका आकलन करें या उसकी विनिमय दरों का निर्धारण करें। इस सिद्धांत की भी जो है अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की भी आलोचना की है। उन्होंने किन आधारों पर आलोचना की है? उसमें सबसे पहली आलोचना उन्होंने की है कि ये अवैज्ञानिक सिद्धांत है। मार्क्स ने मूल्य निर्धारण में उपयोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज की उपेक्षा कर दी थी। वह प्राकृतिक वस्तुओं की उपेक्षा कर देता है। वह केवल उन्हीं वस्तुओं को महत्व देता है जिन पर श्रम के घंटे लगे होते हैं। उन वस्तुओं की उपेक्षा कर देना या उन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है कह देना जिनसे श्रम नहीं लगा है, पूर्णतया ही त्रुटिपूर्ण है। दूसरा, फिर सभी उत्पादन लागतों को श्रम में व्यक्त करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आलोचक ऐसा मानते हैं कि यदि हम ये मान भी लें कि उत्पादन लागत ही वस्तु का मूल्य निर्धारण करती है, तो कठिनाई ये आती है कि सभी उत्पादन लागतों को श्रम में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे उपभोक्ता वर्तमान उपभोग का त्याग करके भविष्य के लिए बचाता है, उसकी यह बचत भविष्य में पूंजी का रूप ले लेती है जो उत्पादन के कार्य में लगाई जाती है। तो ऐसी दशा में पूंजी को श्रम का परिणाम नहीं कह सकते हैं। इसमें उपभोक्ता का त्याग भी शामिल होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की उत्पादन लागतों को श्रम में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और फिर तीसरा उसने दिया जो आलोचना की जाती है कि विभिन्न प्रकार के श्रमों को एक आधार में बदलना संभव नहीं होता है। तो मार्क्स ने बताया था कि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को एक आधार में बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मार्क्स के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए विद्वान ये कहते हैं कि एक पत्थर को तोड़ने वाले व्यक्ति का श्रम एक अध्यापक के श्रम के बराबर नहीं हो सकता है और श्रम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट अब हम लेते हैं मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। उसका जो अतिरिक्त मूल्य या बचत मूल्य का सिद्धांत है वो आर्थिक विचारों के इतिहास में मार्क्स की प्रमुख देन माना जाता है। अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसमें मार्क्स ने रिकार्डो के जीवन निर्वाह सिद्धांत से सहायता ली है। मार्क्स यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता है कि वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए श्रम के बराबर होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पत्ति के संपूर्ण साधन पूंजीपतियों के हाथ में रहते हैं। पूंजीपतियों के द्वारा श्रम का जो मूल्य दिया जाता है वह मूल्य श्रमिक के जीवन निर्वाह के ही बराबर होता है। रिकार्डो के विचार में कार्ल मार्क्स को काफी हद तक उत्तेजित कर दिया था और वह कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक श्रमिक जितने मूल्य का माल पैदा करता है उसके बदले में उसे केवल इतना ही दिया जाता है कि वह उस पर अपना जीवन निर्वाह कर सके। यह वह अवस्था थी जहां एक व्यक्ति जितने मूल्य के धन का उपयोग करता है वह उससे अधिक मूल्य के धन का उत्पादन करता है। पूंजीपति एक और श्रमिकों को कम मजदूरी देकर उनका शोषण करते हैं, जबकि दूसरी ओर वे उनकी उत्पादित वस्तु को उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत में बेच करके मनमाना लाभ अर्जित करते हैं। इस प्रकार से पूंजीपति उत्पादक व उपभोक्ता दोनों का ही शोषण करता है। इस क्रिया से पूंजीपति अपने हक में मजदूरों के श्रम की चोरी कर लेता है। ये बचा हुआ मूल्य ही अतिरिक्त मूल्य या बचत मूल्य कहा जाता है, यानी मजदूरों के श्रम की जो चोरी है वही सरप्लस वैल्यू है। तो सरप्लस वैल्यू को एक उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हम एक श्रमिक को काम पर लगाते हैं, वो 5 घंटे काम करके इतना उत्पादन कर लेता है कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, यानी श्रमिक 5 घंटे के अंतराल में अपनी जीवन निर्वाह मजदूरी कमा लेता है, परंतु हम उस श्रमिक से 10 घंटे काम करवा लेते हैं। इस प्रकार जो अतिरिक्त 5 घंटे कार्य करता है उसकी मजदूरी श्रमिक को नहीं मिलती है, उसे केवल 5 घंटे के कार्य की मजदूरी ही दी जाती है और जो शेष 5 घंटे के श्रम को पूंजीपति अपने पास रख लेता है। तो मार्क्स का कहना है कि पूंजीपति एक जोंक के समान है जो दूसरों के रक्त पर जीवित रहता है तथा जैसे जैसे अधिक रक्त मिलता है वो और मोटा होता चला जाता है। तो स्वायत्त की भावना से प्रेरित होकर पूंजीपति इस बचत को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है और पूंजीपति की यह बचत जितनी अधिक बढ़ेगी उसका लाभ भी उतना ही अधिक होगा। मार्क्स के अनुसार एक पूंजीपति कई तरीकों से अपनी बचत को बढ़ाता है या कई तरीकों से श्रम का शोषण करता है। तो जो शोषण के तरीके हैं वो मार्क्स ने बताया। सबसे पहला तरीका कि काम के घंटे बढ़ा करके पूंजीपति श्रमिकों से 10 घंटा काम लेकर के 5 घंटे के श्रम का भुगतान करता है और शेष 5 घंटा बचा करके लाभ अर्जित कर लेता है। यदि पूंजीपति श्रमिकों से 12 घंटा काम लेने लगे और उन्हें पहले की तरह 5 घंटे के बराबर मजदूरी दे तो पूंजीपतियों की बचत 7 घंटे हो जाएगी। इस प्रकार जैसे जैसे कार्य के घंटे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पूंजीपतियों के लाभ में वृद्धि होती जाएगी और श्रमिकों का शोषण बढ़ता चला जाएगा। दूसरा उसने बताया कि काम की तीव्रता को बढ़ा करके
और इस क्रिया से कार्य का मूल्य तो नहीं बढ़ता है, परंतु वस्तु की लागत में कमी आ जाती है। और इसको वो कहता है कि दो तरह से अपनाया जा सकता है। पहला तो शिशु और महिला श्रम को काम में लेकर के, है ना। वो कहता है कि प्राय ये देखा जाता है कि स्त्रियों और बच्चों की आवश्यकताएं पुरुषों से कम होती है, जबकि उनकी कार्य क्षमता तो पुरुष श्रमिक से भी अधिक हो सकती है। तो पूंजीपति अपने काम में पुरुष श्रम की अपेक्षा महिला एवं शिशु श्रम को अधिक लगाते हैं। और कहता है कि हम मान लें कि अगर पुरुष श्रम अपने जीवन निर्वाह योग्य वस्तुओं का उत्पादन 5 घंटे के श्रम से करता है, परंतु उससे 10 घंटे का श्रम लिया जाता है, तथा पूंजीपति उपभोक्ता से इस वस्तु की कीमत 10 घंटे के बराबर वसूल करके 10 - 5 बराबर 5 घंटे का श्रम लाभ अर्जित करता है। तो पूंजीगत पुरुष श्रम के स्थान पर शिशु श्रम को लगाता है, और यह श्रम अपने लिए जीवन निर्वाह योग्य वस्तुओं का उत्पादन 4 घंटे के श्रम से ही कर लेता है, किंतु उसे 10 घंटे का काम लिया जाता है। तो ऐसी दशा में पूंजीपति का जो बचत मूल्य है वो 5 घंटे से बढ़ करके 6 घंटे हो जाता है। दूसरा, फिर उसने कहा कि श्रम की कार्य क्षमता को बढ़ा करके, उसने कहा कि मशीनों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग के कारण श्रमिक कम समय में अधिक कार्य करने की क्षमता रखते हैं, परंतु श्रमिक आनुपातिक रूप से कम श्रम घंटे में ही अपनी जीवन निर्वाह की वस्तुओं को कमा लेता है, जबकि उनके द्वारा उत्पादन अधिक कर लिया जाता है। श्रम की कार्य क्षमता बढ़ने पर पूंजीपतियों का लाभ बढ़ता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ श्रमिकों की कार्य क्षमता अधिक मजदूरी, अच्छे भोजन, काम की सुविधा आदि से नहीं बढ़ रही है, बल्कि उनकी कार्य क्षमता मशीनों के सहयोग से बढ़ रही है। और फिर उसने कहा उपभोगजन्य वस्तुओं की कीमतों को कम करके पूंजीपतियों के लाभ में वृद्धि का तीसरा जो तरीका है वो है मजदूरों के उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी करना। मान लें हम कि वस्तुओं के सस्ता हो जाने से वे 5 घंटे श्रम की तुलना में 4 घंटे के श्रम से अपने जीवन निर्वाह की वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं, परंतु उनसे फिर भी 10 घंटे काम लिया जाता है। तो ऐसी दशा में पूंजीपतियों को 6 घंटे श्रम का लाभ मिल जाता है। तो मार्क्स के अनुसार जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण है वो अनिवार्य रूप से होता है, और इस शोषण को मुद्रा और भी आसान बना देती है। पूंजीवादी व्यवस्था से पूर्व वस्तुओं का आपस में जो विनिमय था, उस समय जो विनिमय की पद्धति थी उसको उसने एक समीकरण के माध्यम से समझाया। सी, एम और सी डैश, यहाँ सी वस्तु है कमोडिटी, एम मुद्रा है यानी मनी, और सी डैश है उपयोगिता का लाभ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा प्राप्त करने के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता था, बल्कि उस समय एक वस्तु की उपयोगिता को दूसरी वस्तु की उपयोगिता में बदला जाता था। तो स्पष्ट है कि जो सी डैश है उसकी उपयोगिता सी वस्तु की उपयोगिता से अधिक है। तो जब पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला बढ़ने लगा तब विनिमय मुद्रा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाने लगा, और अब जो विनिमय है उसमें जो है परिवर्तन हो गया। वो इस प्रकार से हुआ, अब हो गया एम सी और एम डैश। एम का मतलब मुद्रा, सी का मतलब मुद्रा के बदले में प्राप्त की गई वस्तु, और एम डैश वस्तु बेचकर प्राप्त की गई अधिक मुद्रा। तो पूंजीवादी व्यवस्था में एम की अपेक्षा जो एम डैश है उसका मान बहुत अधिक होता है ना। जो एम मुद्रा के बदले से जिस वस्तु को क्रय किया जाता है उसे बाद में बेच करके जो मुद्रा एम डैश प्राप्त की जाती है उसकी मात्रा एम से कहीं अधिक होती है, और इस विनिमय का मुख्य उद्देश्य पहली बार की मुद्रा की तुलना में दूसरी बार की मुद्रा को अधिक करना है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में मुद्रा के माध्यम से शोषण बढ़ता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में प्रोफेसर ग्रे का कहना है कि मार्क्स का सिद्धांत 2 वाक्यों में लिया जा सकता है। पहला तो यह कि यह संपूर्ण मूल्य श्रम से पैदा होता है, और दूसरा यह कि मजदूर को केवल जीवन निर्वाह के बराबर ही मजदूरी मिलती है, बाकी अंतर जो है वो पूंजीपति द्वारा किया गया शोषण है। तो प्रथम समीकरण जैसा कि हमने देखा है सी, एम और सी डैश में मूल्य वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पर समान वस्तु को समान वस्तु के साथ बदला जाता है, तो कोई किसी का शोषण नहीं करता है, परंतु दूसरे समीकरण में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, जिसके लिए मार्क्स के अनुसार मुद्रा पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। यहाँ मार्क्स की मौलिकता इस बात को दिखाने में है कि श्रमिक को उसके श्रम का कम मूल्य अर्थात जीवन निर्वाह मजदूरी ही दी जाती है, फिर भी उसे लूट लिया जाता है। तो वास्तव में श्रमिक को उसके श्रम का पूरा प्रतिफल नहीं दिया जाता है, उसे केवल उसके श्रम का आधा भाग ही मिल पाता है, शेष पूंजीपति अपनी जेब में डाल लेता है। श्रमिक को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि उसको किस सुनियोजित ढंग से लूटा जा रहा है, और जानकारी होने पर भी वह कुछ नहीं कर सकता है। तो मार्क्स ने बचत सिद्धांत का जो संबंध है वो पूंजी के प्रयोग से भी स्थापित किया है। तो उसे हम अगले जो वीडियो में देखेंगे कि उसने पूंजी के बारे में जो किया है उसमें उसने अपने इस बचत जो सिद्धांत है उसका संबंध उसमें व्यक्त किया है। उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।